आज की हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही काव्यात्मक निबंध है जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। यह हमें समय में लगभग 22,000 साल पीछे ले जाता है और एक ऐसी सुबह की कल्पना करने को कहता है जहां सूरज नहीं होता था, बस बर्फ पर पड़ती चांदनी की एक हल्की सी सफेदी, और बस वही दिन का आगाज था। बहुत ही सुंदर कल्पना है। तो आज हम इसी बर्फीले युग के जीवन को महसूस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इस निबंध के नजरिए से नहीं, हम इसे मानव विज्ञान और जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है उनकी कसौटी पर भी परखेंगे। हाँ, ये जरूरी है। हमारा मकसद यह समझना है कि उस चरम वातावरण में मतलब जिंदा रहने का असल में क्या मतलब था, और क्या ये जो एकजुटता की कहानी है ये उतनी सीधी है जितनी लगती है। चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। ये एक बेहतरीन विषय है क्योंकि ये निबंध, जैसा आपने कहा, हमें आंकड़े नहीं देता, ये एक अनुभव देता है। बिल्कुल। ये हमें उस माहौल में ले जाता है जहाँ इंसान की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी ना, वो सिर्फ ठंड से नहीं थी, वो अपने डर से थी, अपनी भूख से, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। लेकिन हाँ, इस खूबसूरत तस्वीर को हमें दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी के साथ रखकर देखना होगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर थोड़ी ज्यादा जटिल होती है। बिल्कुल। तो चलिए पहले उस तस्वीर को देखते हैं जो ये निबंध हमारे सामने रखता है। इसकी सबसे मजबूत बात है वो माहौल जो ये अपनी आवाजों और कल्पनाओं से बनाता है। लेखक वर्णन करते हैं कि दिन की पहली आवाज शायद एक विशाल मैमथ की होती होगी, एक लंबी गहरी पुकार जो मीलों तक गूंजती थी। और उनके वो भारी कदम, हाँ, उनके 6 टन वजनी शरीर के नीचे बर्फ के टूटने की जो वो कर्कश आवाज होती होगी। और उनके साथ झुंड में चलते ऊनी गैंडों के बच्चे। और ये मैमथ सिर्फ जानवर नहीं थे ना, वो एक चलते फिरते इकोसिस्टम थे। अच्छा। हाँ, मतलब उनके जो दांत थे जिनसे शुरुआती इंसान भाले बनाते थे, वो 15 फीट तक लंबे हो सकते थे। 15 फीट? हाँ, उन हड्डियों को तोड़कर, घिसकर एक नुकीला हथियार बनाना, वो उस युग का सबसे उन्नत इंजीनियरिंग था। सही बात है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो जिंदा रहने की गारंटी थी। और जहां जिंदा रहने की गारंटी चाहिए वहां खतरा भी होगा। निबंध में एक और आवाज का जिक्र है, दूर से आती एक सेबर टूथ टाइगर की गुर्राहट। लेखक लिखते हैं कि उसके दांत बर्फ में चांदनी के टूटे हुए टुकड़े की तरह चमकते थे। वाह। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान हर पल शिकार बन सकता था। और यहीं पर हमें एक जरूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ जानवरों का वर्णन नहीं है। तो क्या है? ये उस इकोसिस्टम को दिखा रहा है जिसमें इंसान वो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं था। हम आज खुद को दुनिया का केंद्र मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उस वक्त हम उस कठोर दुनिया का बस एक हिस्सा थे जो हर पल अपने वजूद के लिए लड़ रहा था। और इसी दुनिया के बीच जानवरों की खाल में लिपटे इंसानों के छोटे छोटे समूह, उनकी सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह जम जाती थी। यहाँ लेखक एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं। क्या? वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते थे, क्योंकि अगर अकेला पड़ गया तो बर्फ खा जाती थी। और यहीं पर इस निबंध का केंद्रीय विचार छुपा है, जो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है कि एकजुटता उस समय कोई नैतिक मूल्य या कोई ऊंचा आदर्श नहीं था, वो जिंदा रहने की सबसे बुनियादी जरूरत थी। अकेलापन मतलब मौत का सीधा निमंत्रण। समाज और समुदाय का जन्म इसी जरूरत से हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या ये एकजुटता सार्वभौमिक थी? मतलब क्या वे हर इंसान का हाथ पकड़ते थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। आपका मतलब है कि ये एकजुटता सिर्फ अपने समूह, अपने कबीले तक ही सीमित थी? बिल्कुल। कई मानवशास्त्रीय अध्ययन और जो पुरातात्विक सबूत है वो हमें यही बताते हैं। जहाँ एक तरफ अपने समूह के भीतर जबरदस्त सहयोग था, हाँ, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग समूहों के बीच संसाधनों के लिए, जैसे शिकार के इलाकों या गुफाओं के लिए, भयानक संघर्ष भी होता था। अच्छा। तो ये हाथ पकड़ना शायद सिर्फ अपनों के लिए था, दूसरों के लिए वही हाथ शायद भाला पकड़ता था। तो ये तस्वीर उतनी रोमांटिक नहीं है। ये तो उस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। मतलब एकता और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाँ, हमेशा की तरह। चलिए उस समूह के भीतर के जीवन पर वापस आते हैं। निबंध के अनुसार उस समय के इंसानों का पूरा दिन सिर्फ 3 चीजें खोजने में बीतता था, आग, खाना और एक दूसरे की सांस। आज की हमारी हजारों जरूरतों के सामने ये जीवन का सबसे मौलिक और कच्चा रूप है। और इन तीनों में सबसे कीमती क्या था? आग। आग। उस बंजर बर्फीले मैदान में
पेड़ तो थे नहीं, तो आग जलाने के लिए सूखी काई, जानवरों की चर्बी या उनकी हड्डियों तक का इस्तेमाल होता था। लेखक की एक पंक्ति बहुत शक्तिशाली है कि उस आग में उनकी पूरी दुनिया समाती थी। सही बात है। वो आग सिर्फ गर्मी या सुरक्षा नहीं थी, वो समुदाय का केंद्र थी, एक तरह का सोशल नेटवर्क जहां कहानियां बनती थी, जहां डर कम होता था, जहां इंसान होने का एहसास मजबूत होता था। बिल्कुल। और शाम को जब बर्फीला तूफान चलता और ठंड अपनी सारी सीमाएं तोड़ देती तो वे गुफाओं में चले जाते और वहां मशाल की कांपती हुई रोशनी में वे दीवारों पर चित्र बनाते थे। हाँ, गुफाओं की वो चित्रकारी, शिकार किए हुए मैमथ, बाइसन और सबसे महत्वपूर्ण अपने हाथों के निशान, मानो कह रहे हो हम थे, हम यहाँ थे, हम जिंदा थे। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पहचान की घोषणा थी? देखिए, ये एक और बहस का विषय है। अच्छा। एक विचार तो यही है कि ये कला अस्तित्व की एक निशानी थी, दुनिया में अपना निशान छोड़ने की गहरी मानवीय इच्छा। लेकिन कुछ मानव विज्ञानी ये भी तर्क देते हैं कि ये चित्र असल में शिकार के लिए बनाए गए अनुष्ठान थे, एक तरह का जादुई टोटका। जादुई टोटका मतलब? जानवर को मार दिया तो असलियत में भी शिकार सफल होगा। तो क्या ये अस्तित्व का बयान था या अस्तित्व के लिए एक उपकरण? शायद दोनों। इंसान की यही तो खासियत है ना। सही। हम एक ही काम से कई मतलब निकाल लेते हैं। वो हाथ का निशान कह रहा था मैं यहाँ हूँ, और साथ ही शायद ये भी प्रार्थना कर रहा था कि मैं कल भी यहीं रहूं। और इसी से जुड़ा है वो सवाल जो इस निबंध में बार बार आता है, जो हर रात हर सांस के साथ बाहर आता था। कल फिर से यही होगा। उफ। इस एक सवाल में जो अनिश्चितता है, जो थकावट है, उस जीवन का बेरहम दोहराव, वो बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। अब तक तो हम अतीत की बात कर रहे थे, लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब ये अचानक भविष्य की ओर एक छलांग लगाती है। हाँ, ये बहुत ही अप्रत्याशित था। जो हमसे एक बहुत असहज सवाल पूछती है, अगर बर्फीला युग आज वापस आ जाए तो क्या होगा? और यहाँ लेखक का तर्क बहुत तीखा है। वे कहते हैं कि हमारी सारी तकनीक, हमारे शहर, हमारी गगनचुंबी इमारतें, हमारा सारा ज्ञान, सब कुछ बर्फ के एक मोटी चादर के नीचे दब जाएगा। हाँ। और उनकी एक पंक्ति है जो मुझे हिला गई। कौन सी? इंटरनेट दुनिया का सबसे पहला झूठ बन जाएगा। इस पंक्ति का मतलब क्या है? ये सिर्फ कनेक्टिविटी टूटने से तो कहीं ज्यादा गहरी बात लग रही है। बहुत गहरी। इसका मतलब ये नहीं है कि वाईफाई बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी पूरी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स, हमारी सोशल पहचान, हमारी ऑनलाइन दुनिया, सब कुछ शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। हमारा पूरा सिस्टम बिजली, सर्वर और नेटवर्क पर टिका है। जैसे ही वो ग्रिड फेल होगा, हम सूचना के युग से तुरंत भाषण युग में पहुंच जाएंगे। ये तो एक भयानक विरोधाभास है ना? सारी जानकारी होती हुए भी हम तक पहुंच से बाहर हो जाएगी। लेकिन क्या हमारी आधुनिक विज्ञान और तकनीक हमें कोई बढ़त नहीं देगी? हमारे पास बेहतर इंसुलेशन है, ऊर्जा पैदा करने के तरीके हैं, क्या ये सब बेकार हो जाएगा? कुछ हद तक शायद काम आए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत नाजुक है। नाजुक कैसे? हमारी तकनीक एक विशाल आपस में जुड़ी हुई सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। आपका सोलर पैनल तब तक बेकार है जब तक उसे बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है, और वो फैक्ट्री तब तक बेकार है जब तक उसे कच्चा माल पहुंचाने वाले ट्रक चल रहे हैं। बिल्कुल। बर्फीला युग इस पूरी चेन को तोड़ देगा। इसलिए निबंध का तर्क है कि असली लड़ाई ठंड से नहीं होगी, बल्कि अपने अंदर के खौफ से होगी। ठंड शरीर को काटेगी, पर डर और नाउमीदी दिल को तोड़ देंगी। और इसी डर के बीच लेखक एक दृश्य की कल्पना करते हैं। बर्फ के बीच एक छोटी सी आग का कैंप, और वहां एक बच्चा अपनी माँ या पिता से कांपती हुई आवाज में पूछता है, हम बचेंगे ना? और यहाँ ये निबंध अपना सबसे गहरा संदेश देता है। इसका जवाब ये नहीं है कि हाँ, हम अपनी तकनीक से बचेंगे। तो जवाब क्या है? जवाब ये है, बचना हमारे हाथ में नहीं, पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना पूरी दुनिया बदल सकता है। ये हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है, एकजुटता। ये हमें याद दिलाता है कि जब पहला बर्फीला युग आया था, तब इंसानों के पास न तो आज जैसी तकनीक थी, न विज्ञान, और न ही कोई संगठित धर्म। कुछ भी नहीं था। फिर भी वे बच गए। लेखक के अनुसार वे इसलिए बचे क्योंकि उनके पास एक चीज थी जिसे आज हम भूल चुके हैं। क्या?
एक साथ रहने का हौसला। यहाँ मैं लेखक के विचार से थोड़ा अलग सोचती हूँ। अच्छा। क्या हम सचमुच भूल गए हैं या ये हौसला सिर्फ अलग अलग रूपों में मौजूद है? मतलब? हर बार जब कोई बाढ़ आती है, कोई भूकंप आता है या कोई और प्राकृतिक आपदा आती है तो हम अजनबियों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखते हैं। हाँ, ये तो होता है। बस रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में कहीं दबा हुआ है, संकट उसे फिर से सतह पर ले आता है। तो आप कह रही हैं कि ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है, बस हम इसे हर रोज इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी वही पुराना सवाल खड़ा होता है। कौन सा? हम किसका हाथ पकड़ेंगे? क्या हम पूरी मानवता का हाथ पकड़ेंगे या फिर से अपने कबीले का? क्या एक वैश्विक संकट हमें वैश्विक नागरिक के तौर पर एकजुट करेगा या हम अपनी राष्ट्रीय, धार्मिक और वैचारिक सीमाओं में और भी ज्यादा सिकुड़ जाएंगे? इतिहास तो हमें बताता है कि संकट दोनों चीजें करता है। हाँ, ये हमें जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक सवाल है। निबंध का निष्कर्ष तो बहुत आशावादी है। वो कहता है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारी तकनीक या हमारी विचारधाराएं हमें नहीं बचाएंगी, हम एक दूसरे को बचाएंगे। यह एक सुंदर विचार है और मैं इससे सहमत होना चाहती हूँ, सच में। लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। हम एक दूसरे को तभी बचाएंगे जब हम दूसरे को अपने समूह का हिस्सा मानेंगे, और अगर हम ऐसा करने में असफल रहे तो बर्फ का जवाब हमेशा एक ही होता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, जो अकेला पड़ता है वो जम जाता है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। हाँ बिल्कुल, अकेलापन हमें अंदर से तोड़ देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या कहेंगे? यह काव्यात्मक निबंध हमें बर्फीले युग की कठिनाइयों के जरिए ये दिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी तकनीक में नहीं बल्कि उसके समुदाय में है, एक दूसरे का साथ देने की क्षमता में। हाँ, लेकिन हमारी चर्चा से ये भी सामने आया कि ये साथ देना एक दो-धारी तलवार है। ये हमें अपने समूह के लिए मजबूत बनाता है, लेकिन यही हम और वे की भावना पैदा करता है जो संघर्ष का कारण भी बनती है। सही। ये कहानी अतीत के बारे में होकर भी भविष्य के लिए एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी तरक्की के बावजूद हम अपनी सबसे बुनियादी जरूरत, मानवीय जुड़ाव और उससे जुड़े खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये निबंध हमें उसी पुराने सवाल पर वापस लाता है, कल फिर से यही होगा? लेकिन इस बार वो जवाब भी देता है। वो कहता है कि अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं होगा, अगर हम साथ रहें तो नहीं होगा। पर शायद असली सवाल ये है कि हम कौन हैं और उस हम में कौन कौन शामिल है। सही कहा, और इसी पर हमारा भविष्य टिका है। तो आज की ये चर्चा हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। ये निबंध इस बात पे जोर देता है कि संकट के समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या आज की दुनिया में जहां हम पहचान, विचारधारा और सीमाओं में इतने गहरे बटे हुए हैं, क्या ये संभव है? अगर कल सच में कोई वैश्विक संकट आ जाए, चाहे वो एक नया बर्फीला युग हो, जलवायु परिवर्तन हो या कुछ और, तो क्या वो संकट हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट करेगा या हमें हमारे छोटे छोटे आधुनिक कबीलों में और भी ज्यादा बांट देगा? ये सवाल सिर्फ बर्फीले युग के बारे में नहीं है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में है।